आज हम आपके सामने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में जो और भी कुछ बच्चे आते हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। अब जैसे देखिए, ऐसे बच्चे, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया आपको कि ऐसे बच्चे जिन बच्चों को विशेष सहयोग की आवश्यकता है, विशेष मार्गदर्शन की आवश्यकता है, विशेष सहायता की आवश्यकता है, ऐसे बच्चों में खासकर जो ऐसे बच्चे जिन बच्चों में श्रवण बाधित और वाचन बाधित, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे आपके सामने कि हमारी कक्षाओं में इस प्रकार के बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनको सुनने से संबंधित समस्या होती है, बहुत सारे बच्चों को बोलने से संबंधित समस्या होती है। कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ऊंचा सुनते हैं, जोर से बोलने पे सुनते हैं, और कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं सुन पाते। यही बात बोलने के साथ है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बोलने में उनको दिक्कत होती है, हकलाकर तुतलाकर जैसे तैसे वो टटोल टटोल कर वो बोलते हैं। और कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जो बच्चे बिल्कुल ही नहीं बोल पाते, वो जन्म से ही समझिए कि वो मुख बाधिर होते हैं, बिल्कुल ही न सुन पाते हैं न बोल पाते हैं। तो इस प्रकार के बच्चे जो हमारी विभिन्न कक्षाओं में आते हैं और उन बच्चों को हमको एजुकेशन देना होता है, क्योंकि वो अधिकारी हैं इस बात के, उनको अन्य बच्चों के साथ उन्हें भी वो अधिकार मिले, शिक्षा का जो अधिकार है वो उन्हें भी मिले, और ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन उनको उस प्रकार के संस्कार मिले, उनको उस प्रकार के विचार मिले, ताकि वो जब अपनी भावी जिंदगी में जब वो अपने पथ पे आएंगे तो उस काम को सलीके से कर सके। अब जैसे देखिए कि ऐसे बच्चों को पढ़ाना बड़ा ही मुश्किल काम है, शिक्षक के लिए, माता पिता के लिए, समाज के लोगों के लिए, समुदाय के लोगों के लिए, सभी लोगों को बड़ा ही दुष्कर कार्य है। कारण जो बच्चा बोल ही नहीं पाता या बच्चा जो सुन ही नहीं पाता, तो ये बहुत बड़ी समस्या, और खासकर बच्चों के साथ ही बड़ी समस्या होती है। खासकर जनरली आप देखिएगा कि ऐसे बच्चों में संवेगात्मक उद्विग्नता हो जाती है। जब ये सुन नहीं पाते तो अपने भावों को प्रदर्शित नहीं कर पाते, जब ये सुन नहीं पाते तो फिर उनको क्या जवाब देना है, इस प्रकार की बातों को बोल नहीं पाते। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ना सुनते हैं ना बोलते हैं। कितनी पीड़ा होती होगी इनको, कितनी समस्या आती होगी इनको, कि इसका मन कितना घुटता होगा अंदर से। और साफ है कि ये घुटन जब बहुत लंबे समय तक होता है ना, तो बच्चों में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां विकसित हो जाती है, विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं, और ऐसे बच्चे आगे चलकर फिर वो एबनॉर्मल एक्टिविटीज प्रदर्शित करना शुरू करते हैं। तो एक माता पिता के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, अगर हमारे सामने ऐसे बच्चे आते हैं, हमारे परिवार में, हमारे विद्यालय में, हमारे समाज में, हमारे समुदाय में अगर ऐसे बच्चे आते हैं, तो कैसे इनको हम एजुकेट करें, कैसे इनको हम सिखाएं, कैसे हम इनको पढ़ाएं, कैसे इनको हम मार्गदर्शन दें। कारण इनको सब कुछ सही रूप से जब तक हम नहीं बताएंगे, इनका आगे का मार्ग सुगम नहीं होगा। हम सबसे पहले कारण जानते हैं कि इसके सबसे महत्वपूर्ण इसका कारण क्या है। क्या कारण है कि ये बच्चे दूसरे बच्चों की तरह, सामान्य बच्चों की तरह ये भी ऐसे नहीं होते। उसमें सबसे पहला कारण है कि आपको माता पिता द्वारा दोषपूर्ण जीन्स का बच्चों को निरूपित करना। हम सभी इस दुनिया में जब आते हैं तो माता पिता के मार्फत ही आते हैं, और माता पिता के दोनों के जीन्स उन बच्चों के भीतर बिल्कुल ही वो उनके भीतर समाये रहते हैं। माता और पिता दोनों के जीन के बदौलत ही एक शिशु का जन्म होता है, और अगर कहीं माता के पक्ष से दोषपूर्ण कोई जीन्स बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है, या पिता के वंश से कोई जीन बच्चे के भीतर ट्रांसफर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे के भीतर वो गड़बड़ी आती है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है। बहुत से जो हमारे ईस्टर्न कंट्रीज में, हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में जो करंट जो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, इन लोगों ने भी इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया। उन्होंने पाया कि बच्चों के भीतर जिस प्रकार की डिसेबिलिटी होती है, उसमें ये जो आनुवंशिक कारण है यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और दूसरा होता है कि बच्चे जब गर्भ में होते हैं, जब गर्भस्थ माताएं अगर सही वातावरण में अपने आप को नहीं रख पाती हैं, या गर्भस्थ बहनों के साथ, गर्भस्थ माताओं के साथ
एक बढ़िया वातावरण नहीं रखा जाता है तो भी बच्चे के साथ इस प्रकार की समस्या होती है। अगर जब बच्चा गर्भ में रहता है और ऐसी स्थिति में अगर माताओं को टॉर्चर किया जाता है, बहनों को टॉर्चर किया जाता है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं उनके सामने आती है, जो वातावरण बिल्कुल अनबैलेंस्ड होता है, तो इस कारण से भी इस प्रकार की गड़बड़ी आती है। और जब बच्चे जन्म लेकर जब इस धरा पे आते हैं ना, तो फिर उनके भीतर इस प्रकार की समस्याएं उनके सामने आती है। एक और कह सकते हैं हम कि जनरली जो हमारे देश में आज जहां कहीं भी आज भी जो प्रसव कार्य होता है ना, जब बच्चे को जन्मने की बारी आती है तो आज भी हमारे देश में सरकारी अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में प्रसव कम होता है। सुदूर देहाती इलाके में होता है, जैसे तैसे होता है। वहां क्या होता है, कुशल दाइयां नहीं होती, कुशल नर्स नहीं होती, जैसे तैसे प्रसव के कार्य को अंजाम दिया जाता है। और प्रसव के दरमियान जब बच्चों के साथ कोई किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है, उसके विभिन्न प्रकार के कोमल अंगों में अगर चोट लग जाती है या किसी प्रकार की असावधानी से कोई ऐसी घटना हो जाती है, तो इससे भी बच्चे के भीतर इस प्रकार की गड़बड़ी होने का चांस रहता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है कुपोषण। देखिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। और अगर शरीर स्वस्थ है तो उसके इंटरनल जितने सारे ऑर्गन्स हैं वो सभी स्वस्थ रहते हैं, सभी अच्छे रहते हैं। हमारी गर्भस्थ माताओं को पूरे देश में आज भी तकरीबन 40% महिलाओं को जो गर्भ से होती हैं उनको पोषक तत्व सही रूप से नहीं दिया जाता। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से इस बारे में बहुत सारे प्रयास किए गए। सरकार ने भरसक अपने स्तर से कोशिश की है, लेकिन आज भी ये सारी कोशिशें नाकाफी है और 40% मामले में आज भी इस प्रकार की कमी सामने आई। जब गर्भस्थ माताओं को जब सही प्रकार से उनको सही आहार नहीं मिलता, उनको समुचित बैलेंस डाइट नहीं मिलता, तो उनका स्वयं का शरीर सही रूप से पोषित नहीं हो पाता और उनके गर्भ में जो पलने वाला जो बच्चा होता है ना, उस बच्चे के ऊपर बड़ा ही नकारात्मक असर पड़ता है। और फल यह होता है कि गर्भ के बाद जब बच्चे जन्म लेकर जब दुनिया में आते हैं ना, तो उन बच्चों में इस प्रकार की विसंगतियां देखने को मिलती है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसके ऊपर शोध किया, उन्होंने पाया है कि बहुत सारे बच्चे गर्भ से ही कुपोषण के शिकार होते हैं और इस प्रकार की समस्याओं से लैस होते हैं। और फिर एक और कारण हो सकता है संक्रमण, इन्फेक्शन। बहुत सारे मामले में तो गर्भ से ही इन्फेक्शन की बात आ जाती है। बहुत सारे मामले में तो जन्म लेने के बाद बच्चे के भीतर इस प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं। और अब तो साइंस बहुत सारा डेवलप कर गया है। अब तो आप देखते हैं गर्भस्थ जो बहनें होती हैं, माताएं होती है, उनको विभिन्न प्रकार के टीके लगाए जाते हैं ताकि बच्चों में आगे चल के इस प्रकार के संक्रमण ना हो। लेकिन आज भी सुदूर देहाती इलाके में बहुत सारी ऐसी जनजातियां, बहुत सारी जातियां हमारे देश के कोने कोने में है जहां किस प्रकार की सुविधा लोगों को नहीं मिलती। और फल यह होता है कि ऐसे लोगों को संक्रमण होने का डर रहता है और यह भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। और फिर है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई शोर के कारण, कोलाहल के कारण, ये जो साउंड पोल्यूशन कह सकते हैं इसको ना, कि इसके कारण जो भी है इस प्रकार की समस्याएं आती है। जब एक छोटा बालक या छोटी बालिका, जब उसके अंग बड़े ही कोमल होते हैं ना, और ऐसी स्थिति में जब बहुत जोर से आवाज होती है, शोरगुल होता है, जोरों की आवाज होती रहती है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनके कोमल अंग इससे प्रभावित होते हैं। आज जनरली देखिएगा कि बड़े बड़े समारोहों में, शादी समारोहों में खासकर डीजे वगैरह चलाने का प्रावधान है और वहां देखिएगा कि एक अनबैलेंस आवाज होती है, उसमें बड़ी जोर से आवाज होती है। और ऐसी स्थिति में इन बच्चों की श्रवण की शक्ति बाधित होने की क्या चांस इसमें बढ़ जाता है। और साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि दुर्घटना के कारण भी इस प्रकार की घटनाएं होती है, या कभी कभी ऐसा आप देखिएगा कि अज्ञानतावश लोग क्या करते हैं कि उस अंग के साथ छेड़खानी करते हैं, कान के साथ छेड़खानी करते हैं, गले के साथ छेड़खानी करते हैं, कभी अपने से स्वयं अपना इलाज करना शुरू कर देते हैं। और इस कारण से भी क्या होता है कि इस प्रकार के अंगों को प्रभावित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो विभिन्न प्रकार के जो उपरोक्त कारण जिसकी मैंने चर्चा की आपके सामने में, इसके कारण क्या होता है
कि इनके सुनने की शक्ति या उनके बोलने की शक्ति, इसके जानने का सबसे ज्यादा डर रहता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण क्या होता है कि हमारे सुनने और बोलने की शक्ति जो हमारे बच्चों की होती है वो कम होती है। और ये बच्चे जब विद्यालय में आते हैं, जब परिवार में आते हैं, समाज में आते हैं, विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तो सही रूप से परफॉर्म नहीं कर पाते। विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस इनके भीतर जो है बिल्कुल बारीकी से इनके भीतर समाहित हो जाते हैं और इनका परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं हो पाता है। तो क्या करें हम, क्या उपाय है इसका कि ऐसे बच्चों को किस प्रकार से एजुकेट करें, किस प्रकार से इन बच्चों के सामने जो आने वाली जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं से हम बच्चों को निजात दिलाएं। एक तो उपाय यह हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जिनमें की आंशिक त्रुटि है, मतलब कि जो बच्चे ऐसे हैं कि जो मान लीजिए कि थोड़ा वो कम सुनते हैं, मतलब तो ऐसे बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की जो मशीन है उसको यूज करके इनको ठीक किया जा सकता है, उनकी प्रारंभिक चिकित्सा करके उनको ठीक किया जा सकता है। बोलने में बहुत सारे बच्चों को स्टेमरिंग जिनके भीतर में है, जो तुतला कर बोलते हैं, हकला कर बोलते हैं, जिनके भीतर में कोई ना कोई दोष होता है जिनके मुख में, उसे बहुत सारे ट्रीटमेंट के माध्यम से उसको ठीक कर लिया जाता है और इसके मार्फत से उनको सामान्य बच्चों की कैटेगरी में उसको खड़ा किया जा सकता है। और कुछ एक केसेज ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही बच्चे बिल्कुल ही नहीं सुन पाते, जन्म से समझिए कि पूरे के पूरे में बहरे होते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं गूंगे होते हैं और गूंगे के साथ साथ बहरे भी होते हैं। तो ये ऐसे बच्चे जो हमारे विद्यालय में आते हैं, हमारे परिवार में आते हैं, क्या उपाय किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, हम क्या सोल्यूशन करें उनके साथ कि उन बच्चों की जिंदगी आसान हो। इसके लिए सबसे पहला उपाय हम यह कर सकते हैं, एक अलग आवासीय स्कूल की स्थापना की जाए। क्योंकि देखिए ऐसे बच्चे जब जनरल स्कूल में रहते हैं ना, सामान्य बच्चों के साथ रहते हैं ना, तो इनको इन्फिनिटी होती है, भीतर से कुंठा होती है। इनको होता है कि और सारे बच्चे बोलते हैं, सुनते हैं, लेकिन हम सुन नहीं पाते, हम बोल नहीं पाते, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। और वो बच्चे जो सामान्य बच्चे हैं वो इन पे ताना उन पे कसते हैं, विभिन्न प्रकार से इनको खिंचाने का प्रयास करते हैं और फलतः इनके भीतर विभिन्न प्रकार की गड़बड़ी आ जाती है, विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस इनके भीतर आ जाते हैं। इसलिए जरूरी यह है कि सरकारी स्तर से और गैर सरकारी स्तर से भी इस बात का प्रयास किया जाए कि ऐसे बच्चों के लिए अलग आवासीय स्कूल की व्यवस्था की जाए, ताकि वहीं पर समुचित रूप से उनको चिकित्सा अगर संभव हो तो दी जाए और साथ साथ उनको उसी प्रकार से इनको एजुकेशन दिया जाए। अगर ऐसा करने में हम सक्षम होंगे तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चों का कल्याण होगा, ऐसे बच्चे बढ़िया से आगे बढ़ पाएंगे। एक शिक्षक को चाहिए, खासकर ऐसे बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक को चाहिए कि वो बोलने से ज्यादा क्रियात्मक कार्यों पे ज्यादा जोर दें। कारण क्या होता है कि आप कुछ भी बोलोगे ना तो ये बच्चे सुन नहीं पाएंगे। ऐसे बच्चों के लिए आप अगर लाख चिल्लाकर बोलोगे, लाख बढ़िया ढंग से बोलोगे, तो उनके ऊपर कोई असर नहीं हो सकता। इसलिए जरूरी इस बात की है कि बोलने के दर बोले तो, लेकिन उसके साथ साथ आप विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज के मार्फत से उसको दिखाने का प्रयास करें। अगर मान लीजिए उसको इशारे में बताएं कि किसका आपको कैसे करना है, तो बच्चे के ऊपर इसका बड़ा सकारात्मक असर होता है। और साथ साथ आप कोशिश ये करें कि अगर शब्द का प्रयोग ना करें हम और सिर्फ प्रदर्शन का ही करें, तो यह सोने पर सुहागा है। ऐसे बच्चे इन बातों को बड़ी गंभीरता से लेंगे और बच्चे इसको आसानी से सीखने का प्रयास करेंगे। और साथ साथ हम ऐसे बच्चों को, चूंकि देखिए टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसे बच्चों से हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसे बच्चे आगे चलकर IITN हो जाएंगे, ऐसे बच्चे आगे चलकर वो IAS हो जाएंगे, IFS हो जाएंगे। ऐसे बच्चे चूंकि शुरू से ही डिप्रेस्ड होते हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त होते हैं, इसलिए ऐसे बच्चों को इस प्रकार से तैयार करना चाहिए, ऐसे बच्चों को इस प्रकार से एजुकेट किया जाना चाहिए ताकि ये बच्चे आगे चलकर छोटे छोटे काम करके, उद्योग धंधे छोटा छोटा करके वो अपने जीवन को सही प्रकार से जी सके। इसलिए प्रारंभिक अवस्था से ही ऐसे बच्चों को उद्योग से संबंधित शिक्षा का ज्ञान आपको वेरी बिगिनिंग स्टेज से दिया जाना चाहिए, ताकि ऐसे बच्चे सही रूप से जो है सो अपना जीवन गुजर बसर कर सके और इन चीजों को सीख सके। और एक जो सबसे अहम और मजबूत चीज है कि सोशल रीइंफोर्समेंट, कि सामाजिक स्तर से आप उसको प्रबलन दीजिए, आप उसको प्रोत्साहित कीजिए। क्या होता है कि ऐसे बच्चों को सभी
बिल्कुल हतोत्साहित करते रहते हैं। माता पिता भी उसको कोसते रहते हैं। समाज के लोग, उसके भाई बहन, उसके अगल बगल जो लोग होते हैं उसके बारे में अनाप शनाप बोलते हैं। लेकिन कितना बढ़िया हो कि उन बच्चों को ये सभी लोग मिलकर, उसके इर्द गिर्द जो भी रहने वाले लोग होते हैं सभी लोग मिलकर उसको उत्साहवर्धन करने का प्रयास करें कि तुम सुन नहीं सकते हो तो क्या हुआ, तुम ये काम कर सकते हो, तुम्हारे भीतर ये एबिलिटी है। उसका हमेशा उसको उत्साह उसका बढ़ाते रहिए, ताकि ऐसे बच्चे का उत्साह ठंडा ना हो और फिर आगे चलकर ऐसे बच्चे विभिन्न प्रकार के कामों को वो कर सकते हैं और फिर अपना जीवन को बढ़िया से गुजर बसर कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा आवश्यकता आज इस बात की है कि आपको जो अनुभवी और जो साइकोलॉजी बेस्ड टीचर हो, साइकियाट्रिक हो तो और भी बढ़िया है, ऐसे लोगों की जरूरत इन बच्चों को है। क्योंकि ऐसे लोग उन बच्चों के मनोभावों को परख पाएंगे, उन बच्चों के मनोभावों को जान पाएंगे और फिर उनके मनोभावों के हिसाब से उनको एजुकेट करने का प्रयास करेंगे या ट्रेन अप करने का प्रयास करेंगे। उनके भीतर जो उठने वाली जो भावनाएं हैं ना, ये जो विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स उनके भीतर है, जो विभिन्न प्रकार की हीन भावना है, इन चीजों को दूर करने में ऐसे लोग बहुत ही सफल साबित हो सकते हैं। इसलिए ऐसे बच्चों के लिए इनकी महती आवश्यकता है। और अगर इस सारे प्रयास हम सही रूप से कर पाए, निश्चित रूप से ऐसे बच्चे आगे सफल होंगे, ऐसे बच्चे प्रगति के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। और बहुत सारे केसेस में तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे बच्चे कभी कभी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि बीइंग ए टीचर, बीइंग ए पेरेंट्स, बीइंग ए सोशल मेंबर, हम जहां भी हो, हम जिस रूप में हो, हमारे जहां कहीं भी हमारी जितनी भूमिका, उस भूमिका को हम सही रूप से निर्वहन करें। और ये जो हमारे सामने मूक बाधिर, ये जो हमारे सामने बच्चे हैं, इन बच्चों को हम सही रूप से एजुकेट करने का हम प्रयास करें। क्योंकि ऐसे बच्चे जो हमारे सामने आए हैं, हमको ये मान के चलना चाहिए कि भगवान की धरोहर है और इसको हम सही रूप से सही मार्ग पे आगे बढ़ाएं, ताकि ये हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे समुदाय के लिए, हमारे विद्यालय के लिए, हमारे देश के लिए ये बोझ ना हो। और यही समझ करके हमको शुरू से उनको एजुकेट करना है।